आज पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर। कोशिका जो सेल कहलाता है, सेल को साइटो भी कहते हैं, इसलिए साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान को कहते हैं। इसके जनक रॉबर्ट हुक है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पेड़ की छाल अर्थात कॉर्क में कोशिका की खोज की थी या कोशिका देखा था। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिस कारण इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही पहले सूक्ष्म जीव को देखा था, जीवित को। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो शेल्डन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा था कि सभी जीव जो है कोशिका के बने होते हैं, जबकि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सभी कोशिकाएं का जन्म उसके पूर्व की कोशिकाओं से ही होता है। हाइपरट्रॉफी क्या है? तो हाइपरट्रॉफी आकार में बढ़ते हैं और संख्या में समान रहते हैं, उस स्थिति को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये कोशिका में ही होता है। हाइपरप्लेसिया क्या है? तो ये संख्या में बढ़ती है पर आकार समान रहता है। संख्या में बढ़ेगा, आकार समान रहेगा तो हाइपरप्लेसिया। संख्या में समान रहेगा, आकार में बढ़ेगा तो उसको हाइपरट्रॉफी। एपोप्टोसिस क्या है और नेक्रोसिस क्या है? तो एपोप्टोसिस का मतलब है समय पर कोशिका की मृत्यु हुई, अर्थात कोशिका जो है धीरे धीरे बड़ा होकर बूढ़ा हुआ, उसके बाद मरा, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस, जो नॉर्मल मृत्यु है। नेक्रोसिस वैसा है कि जब असमय में यानी समय से पूर्व कोशिका की मृत्यु हो जाए, जैसे कि हार्ट अटैक में होता है, जो कोशिका ये काम करना बंद कर देती है समय से पहले, उसको कहेंगे नेक्रोसिस। अब आते हैं सबसे बड़ी कोशिका। कुछ फैक्ट आते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, इसको पीपीएलओ कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन होती है, जो कि न्यूरॉन में एक और ख़ास बात होती है कि ये विभाजन नहीं करती है। ये जितना जन्म के समय होगा उतना ही बुढ़ापा के समय अर्थात घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। जीवन भर समान रहता है या घटता है, बढ़ता नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम कहलाती है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कहलाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनके स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, मोनेरा जगत के जीव होते हैं। और यूकैरियोटिक वैसे हैं जो पादप जंतु अन्य मतलब जो भी जीव है वो यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। कोशिका में पाए जाने वाले समानताएं। तो कोशिका जो भी कोशिका दुनिया में पाया जाएगा उस सब में 4 समानताएं होंगी। कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, कोशिका द्रव पाया जाएगा, अनुवांशिकी पदार्थ अर्थात डीएनए या आरएनए पाया जाएगा, उसके बाद राइबोसोम पाया जाएगा जो कि प्रोटीन बनाने का काम करेगा। अब आते हैं कोशिका को कुछ ध्यान से देखते हैं। कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके केंद्र में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात उसमें अनुवांशिक पदार्थ जो है जीव द्रव में तैरते रहते हैं, कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं बैक्टीरिया में। और इसकी कोशिका जो है बैक्टीरिया की कोशिका में जो सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि सेल वाल कोशिका भित्ति उससे कोशिका झिल्ली जो है ये मौजूद होता है इस सभी सेल में। और प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड भी एक अनुवांशिक डीएनए होता है जो गोल डीएनए होता है, जो कि जीवाणुरोधी अर्थात एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है, मतलब जीवाणुरोधी प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे किसी भी दवाई को जब खाया जाता है तो वो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को तोड़ करके ही मारता है, मजबूत करता है, जिससे जीव जो संक्रमण फैलाए होते हैं वो मरते हैं। लेकिन प्रतिरक्षा ये खुद प्रतिरक्षा कर लेता है उससे प्लाज्मिड होने पे। और उसके बाद मेसोसोम। तो मेसोसोम बैक्टीरिया में एक कोशिका झिल्ली में ही पाया जाता है, जिसको मेसोसोम कहते हैं, जहाँ से बैक्टीरिया शोषण करते हैं। ये सभी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके सबसे बाहरी परत अर्थात सेल वाल के ऊपर पाए जाते हैं, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। जो जीवाणु स्वपोषी होते हैं उनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है, इसके जगह पे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल के जगह पे क्रोमेटोफोर पाया जाता है। जैसे क्लोरोफिल वाले अर्थात
जो भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके कारण जो स्ट्रोमा होता है वहाँ से कोशिका में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन वही जीवाणु में जब पाया जाएगा तो वहाँ क्रोमेटोफोर में होगा और उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत पाए जाते हैं। जो कवक, पादप और जंतु हैं इनमें सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल कवक पादप में पाया जाता है। कवक में काइटिन का बना होता है और पादप में सेलुलोज का बना होता है सेल वाल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सिंगर निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था, जिसमें पता चलता है कि जो लिपिड के 2 लेयर होते हैं उसके बीच में प्रोटीन का एक एक खंड पाया जाता है या टुकड़ा पाया जाता है और उसमें कुछ मात्रा में शुगर भी जुड़े होते हैं, जिससे मिलकर के कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं 2 लेयर जो है लिपिड का है, उसके बीच में ये प्रोटीन है और इसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा शुगर है, जो कि इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड का बना सागर में प्रोटीन का बना हुआ ये आइस क्या कहते हैं उसको, बर्फ के खंड, उस तरह से परिभाषित किया जाता है। परिवहन के समझते हैं। परिवहन जो है 2 प्रकार के होते हैं, पैसिव परिवहन या निष्क्रिय परिवहन और एक्टिव परिवहन या सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन वैसे को कहते हैं जहाँ जो अधिकता की अवस्था से कम की अवस्था में पदार्थों के या अणुओं की गति, इसको कहते हैं परासरण। इसमें एटीपी नहीं लगता है, अर्थात ज़्यादा से कम में जो गति करेगा उसमें इसको एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। इसी को कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। यही जब गैस में होगा, गैस जब ज़्यादा से कम में की तरफ गति करेगा उसको डिफ्यूज़न या विसरण कहेंगे। अब यही सक्रिय में उल्टा होता है। सक्रिय में कम से ज़्यादा की ओर गति करना होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, एटीपी यूज होता है इसमें। इसलिए कम से ज़्यादा की ओर जब भी गति होगा तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव परिवहन कहेंगे, सक्रिय परिवहन। इसमें जो है एटीपी प्रयोग होगा और ऊर्जा लगेगा, तभी जाके कम से ज़्यादा की ओर अणु की गति होगी। अब आते हैं विलयन को। विलयन को 3 भागों में बांटा जाता है, आइसोटोनिक यानी अति पराशरी, अल्प पराशरी और सम पराशरी में। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अति पराशरी क्या है? तो अति पराशरी वह अवस्था है जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। जैसे नमक ज़्यादा, अगर पानी की बात करें, नमक पानी की बात करें तो इस अवस्था में नमक ज़्यादा होगा और पानी कम होगा। इस अवस्था को कहेंगे अति पराशरी विलयन, जिसमें सेल से पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि सेल के अंदर से ज़्यादा बाहर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, सेल में पानी ज़्यादा है, इसलिए सेल से पानी बाहर। ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के नियम पे ही काम करता है। जैसे कि अगर ये क्या कहते हैं, मीठे जल के नदी के मछली को समुद्र में रख देते हैं तो वहाँ इसके नमक अधिक होने के कारण मीठे जल के पानी के मछली का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें जो है सेल सिकुड़ता है, ये अति पराशरी विलयन में। इसी का उल्टा होता है अल्प पराशरी विलयन, जिसमें नमक कम होता है और पानी ज़्यादा होता है। इसमें सेल में पानी आएगा, क्योंकि सेल में जो है नमक विलेय की मात्रा कम है, इसलिए विलायक जो है ये पानी इंटर करेगा सेल में और सेल फूलेगा। इस अवस्था को, जैसे किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश फूल जाता है, इस अवस्था को कहते हैं अल्प पराशरी विलयन। और आइसोटोनिक तब कहेंगे जब सम पराशरी विलयन, जब दोनों विलेय या विलायक की मात्रा संतुलित हो, तो इस स्थिति को आइसोटोनिक कहेंगे। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि अति पराशरी का मतलब, अति मतलब अधिक, जहाँ विलेय अधिक हो और विलायक कम। अल्प पराशरी का मतलब जहाँ विलेय कम हो
और विलायक का ज़्यादा, यही 2 स्थिति है। इसको प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। अति पराश्रयी विलयन से, अर्थात जब सेल सिकुड़ता है तो जिससे पानी बाहर निकलता है तो प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। और जब सेल में पानी ऐड होगा तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहेंगे।